नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। जुड़ जाओ आप सभी साथीगण जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम हर्ट पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। और इसमें मेन ऑर्गन जो होता है वो हृदय होता है, हार्ट होता है। तो आज हमारे हार्ट की कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। बताइए, कैसे हैं आप? किसने बताया था कि हमारे शरीर में रक्त घूमता है? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार 1628 में। तो रक्त परिवहन तंत्र के बारे में सबसे पहली जानकारी जो दी थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चालू है यार माइक, तो ऐसा क्यों बोलते हो? आवाज नहीं आती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है ना? और रक्त परिवहन तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, मैं हृदय के अध्ययन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रक्त परिवहन के अध्ययन की बात कर रहा हूं। तो ये एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ठीक है। अब रक्त का जो परिवहन होता है उसके दो प्रकार या टाइप फेमस है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक है खुला रक्त परिवहन तंत्र, एक है बंद रक्त परिवहन तंत्र। है ना? तो इन दो को पढ़ेंगे भैया हम। ओके।
तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुड। ठीक है। दिन भर में कितनी चाय हो जाती है? ये सुबह की पहली है। 2-3 हो जाती होंगी। चलो आओ। खुला रक्त परिवहन तंत्र। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह से एक होता है बंद रक्त परिवहन तंत्र। देखो, जब भी परिवहन का मतलब क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र बस परिवहन निगम, यूपी का बस परिवहन निगम, एमपी में तो बंद ही हो गया, राजस्थान का है। तो हमारे शरीर के अंदर यदि हम हमारी बात करें, तो खुला किन में पाया जाता है? जिनके अंदर किसी भी प्रकार, है ना, बहुत ज्यादा चाय अच्छा नहीं होता है सर। मैं बता भी किसके रहो, साइंस के मास्टर को। चलो है ना, आइएगा। तो इट्स डक्टलेस। क्या होता है ये डक्टलेस होता है। डक्टलेस का मतलब क्या होता है? डक्टलेस, नलिका विहीन। इसमें कोई नली नहीं होती, जैसे हमारे शरीर में रक्त काई में बहता है, धमनी और शिराओं में, कि हाँ सर। तो भैया सिंपल सी बात है, हमारा परिवहन तंत्र कैसा है? बंद रक्त परिवहन तंत्र है। तो इसमें नलिका या डक्ट होती है ना, जैसे कि आर्टरी, धमनी, शिरा, माने कि वेन, ये इस तरह से पाई जाती है। अब खुला रक्त परिवहन तंत्र है, मुझे एक बात बताओ। देखो, सिंपल सा फंडा है। यहाँ एक नल लगा हुआ है, मैंने इस नल को यहीं खोल दिया, और मुझे पानी यहाँ से 2 कमरे के बाद ले जाना है। ठीक है। तो मुझे बताइए, मैं नली लगा के ले जाऊंगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, कि यहीं नल खोल दूंगा तो वहां तक पानी पहुंचेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा? बताओ। हाँ जी। नली वाले में ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो खुला रक्त परिवहन में जो होता है, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, किसकी तुलना में? बंद में। इसमें अधिक रक्तचाप या हाई प्रेशर होगा, जो रक्त को उन नलियों में घुमाएगा, है ना।
अब एक्चुअल में जब नलियों के अंदर से रक्त बहता है तो नलियों को कनेक्ट करने के लिए कोटर पाए जाते हैं, है ना? ऐसा होगा क्या? नहीं। कोटर का मतलब ये होता है कि एक वाल्व है, उसमें से निकल के, जैसे नल खोला, नल की जो मुंह था वो हो गया कोटर। तो कोटर किस में पाया जाता है? खुले रक्त में। तो रक्त कोटर से होकर बहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहाँ से बहता है रक्त? कोटर से बहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्लड फ्लो बाय, ठीक है, हीमोसिल कैविटी। ब्लड फ्लो बाय, है ना, हीमोसिल कैविटी। तो हीमोसिल कैविटी से बहता है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया रक्त इसमें, और इसमें काई से बहता है? तो रुधिर या रक्त धमनिकाएं, जो धमनी और शिरा को जोड़ने वाली पतली नलिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो रुधिर वाहिकाओं द्वारा बहता है, रक्त, ऐसा ही लिख लो नहीं तो। रुधिर वाहिकाओं द्वारा बहता है, ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स। ठीक। अब यहां पर देखो, सीधी सी बात है, मैं नल यहीं खोल दूंगा तो मेरे जमीन का फर्श, सामान, सारा के सारा कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा? यहाँ सर बिल्कुल होगा। तो ये जो होते हैं ना, इसमें रक्त सीधा है ना, अंग के या उत्तक के संपर्क में होता है। रक्त सीधा अंग और उत्तक के संपर्क में होता है। ब्लड डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑर्गन एंड टिश्यू। और इसमें रक्त अंग एवं उत्तक के सीधे संपर्क में नहीं होता। ब्लड नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड ऑर्गन एंड टिश्यू। सर ऐसा क्यों होता है? कि जैसे मान लीजिए हार्ट में रक्त को पहुंचाना है, तो वहां पर नली ही जाएगी भाई, वो आर्टरी जाएगी, धमनी जाएगी, धमनियों के माध्यम से कनेक्टेड होता है डायरेक्ट, ये खुद कनेक्टेड नहीं होता। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है। तो रक्त कोटर से बहता है, इसमें रक्त का दाब कम होता है ना? बंद रक्त परिवहन में रक्त अंगों के सीधे संपर्क में नहीं होता। अब यहां पर जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। खुला रक्त परिवहन किस में पाया जाता है? जैसे कि भैया कोई इंसेक्ट है, कॉकरोच है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी जीव हो गए, उनमें खुला परिवहन तंत्र देखने को मिल जाएगा। आर्थ्रोपोडा में जितने इंसेक्ट आते हैं, जितने कीट आते हैं, है ना, या फिर जितने भी क्या आते हैं, कॉकरोच वगैरह जो है। आपको पता है कॉकरोच की एक विशेषता होती है, कॉकरोच का यदि मुंह भी काट दिया जाए तो भी वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, मोलस्का के जीवों में एज इट इज चीज देखने को मिलेगी, जैसे ऑक्टोपस वगैरह हो गए, है ना? तो संग मोलस्का के जो जीव होते हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल ऑक्टोपस,
बंद रक्त परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो पहले सबसे पहले प्यारे जानवर की बात कर लेते हैं जिसमें ये पाया जाता है। ठीक है, मानव के अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है, जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें पाया जाता है। किनमें पाया जाता है? रेप्टाइल्स, सरीसृप जो है ना, जितने भी उभयचर हैं, एम्फीबियन है, उनमें पाया जाता है। जितने भी उभयचर हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है साइंस पढ़ने में मेरे साथ? पहले तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना? मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ आपको मजा आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है खुला और बंद रक्त परिवहन तंत्र। देखो फिर से समझा देते हैं। जो खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है, उसमें क्या चीज होती है ना भाई? सिंपल सी बात है, नलियां नहीं पाई जाती। जैसे हमारे शरीर में धमनी और सिरा है ना, इनमें धमनी और सिराएं नहीं होती। ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा, आपको बता देंगे कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब बता देंगे, है ना? क्यों चिंता करते हो? आ रहा है। चलो बढ़िया। एमसीयू हो गया तो और भी ज्यादा आएगा, कराएंगे, वो भी करवाएंगे। मैंने कहा ना, 3-4 टॉपिक के बाद करवाऊंगा। जैसे अभी अभी श्वसन हो जाए, इसके बाद एक टॉपिक और हो जाए, तो 4 टॉपिक हो जाए। अभी तो दूसरा ही चल रहा है ना? फिर करेंगे। चलो, अब देखो, जब भी हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? जब भी कोई कहता है कि रक्त परिवहन तंत्र है, तो इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी। रक्त परिवहन तंत्र की बात कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब भी ये बात की जाती है तो बच्चों के माइंड में आता है इसमें सिर्फ हम हार्ट पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं? हार्ट। लेकिन नहीं, रक्त परिवहन तंत्र में सबसे पहली चीज जो होती है, वो डक्ट होती है, नलिकाएं होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी डक्ट होती हैं? तो भैया मेनली तो दो ही होती हैं, आर्टरी और विन, धमनी और शिरा। मेनली तो दो होती है, धमनी होती है और शिरा होती है। तो पहली चीज तो ये होती है। दूसरे नंबर पर आपका हार्ट हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, और थर्ड नंबर पर आपका क्या हो जाएगा भैया? ब्लड हो जाएगा। तो ब्लड से संबंधित तो हम सारी जानकारी पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? हमें मुख्य रूप से ये वाली चीज, ये वाली, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इन चीजों को देखना है। ठीक है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। गुड। है ना? तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? हम आर्टरी और वेन को देखेंगे। हाउ ही डज वर्क, या कैसे काम करती है, किस तरह से पाई जाती है ना? क्या अपोजिट होता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं।
आर्टरी मतलब धमनी, और वेन का मतलब शिरा। तो धमनी और शिराओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आओ प्यारे मेरे। देखो, कभी भी आर्टरी के बारे में कोई चीज पूछी जाए, कहता ना कि बड़ी मुद्दतों से चाह थी, बड़ी मुद्दतों से चाह थी, है ना, कि वो हमारा हो जाए, बड़ी मुद्दतों से चाह थी वो हमारा हो जाए, कमबख्त, कमबख्त, न वो हमारा हुआ, न वो हमारा हुआ, न हम किसी के हुए, न कमबख्त वो हमारा हुआ न हम किसी के हुए, जिंदगी भर दिल 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 करते रहे। जब पहुंचे हॉस्पिटल तो समझ आया, जब पहुंचे हॉस्पिटल तो समझ आया कि फेफड़े भी जरूरी थे। जब पहुंचे हॉस्पिटल तो समझ आया फेफड़े भी जरूरी थे। ठीक है, बिना ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन हम भी अधूरे थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक वायरस छोटा सा जो था ना, उसने लोगों को ये समझा दिया कि जो तुम दिल दिल करते रहते हो ना रे, फेफड़े भी तुम्हारे उतने ही जरूरी है। किसी भी बच्चे को ये कहा जाए, जैसे मैं एक नॉर्मली एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने कभी देखा हो, मैंने उसको इंस्टा पर भी डाला था। वो वीडियो ऐसी थी कि किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि कोई मुर्दा व्यक्ति होता है, उसकी नाक में रुई क्यों लगा दी जाती है। तो भाई कहने का तात्पर्य क्या था, मुर्दा व्यक्ति की नाक में रुई क्यों लगा दी जाती है, तो वो उधर से जवाब देता है ताकि वो सांस ना ले पाए, है ना। लेकिन होता क्या है, जब बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है तो शरीर के अंदर से लिक्विड बाहर आने लग जाता है, या कोई हानिकारक बैक्टीरिया नाक या कान के छिद्र के माध्यम से प्रवेश न करने लग जाए, है ना। तो इसलिए वो चीजें की जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, चलिए भाई, सबसे पहले बिंदु के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, धमनियां जो होती हैं इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है। इनमें ब्लड का जो फ्लो होगा, रक्त का जो प्रवाह होगा, वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ होगा, रक्त का प्रवाह। जब भी जो धमनियां है वो ब्लड का फ्लो करेंगी, इनका ब्लड फ्लो हमेशा फिक्स रहेगा। इनकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ये हार्ट से कहां पर चलेगी, बॉडी की ओर। मतलब आप सोचिए कि वो कहते हैं ना कि इंसान में भी कितनी वो चीज होती है कि जब तक इंसान जिंदा होता है किसी का फूफा होता है, किसी का मामा होता है, लेकिन जब वो मर जाता है कि बॉडी उधर रखी है, तुरंत वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा रक्त का फ्लो होता है ना, वो हृदय से शरीर में करवाने का काम कौन कर रहा होता है, तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, कौन करवा रहा होता है, आर्टरी। विन का काम उल्टा है भैया, यहां पर जो रक्त का प्रवाह होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, ये बॉडी अर्थात शरीर से होता है, हर्ट मतलब हृदय की ओर। तो इसमें डायरेक्शन कहाँ होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें डायरेक्शन आपकी होती है शरीर से हृदय की ओर, और इसमें कहाँ होती है, हृदय से शरीर की ओर। ये मेन काम है। जितनी भी धमनियां हैं भैया, उनके अंदर प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो इनमें प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, जो O2 युक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, प्योर ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन पाई जाए। अब इसमें क्या होता है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी।
इसमें इम्प्योर अर्थात अशुद्ध रक्त रहता है बिना ऑक्सीजन का, एकमात्र धमनी है ये, है ना, इसीलिए एग्जाम में पूछते भी हैं इसके बारे में। ठीक है, O2 रहित रक्त किसमें कौन सी धमनी में पाया जाता है? इम्प्योर का मतलब यही होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। चलो भैया, इसमें क्या होता है, शिराएं जो होती हैं इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, इनमें इम्प्योर ब्लड होता है। अपवाद तो यहां पर भी है। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा, इसमें कौन सा ब्लड पाया जाता है? प्योर ब्लड, एक मात्र है ना। शुद्ध रक्त या O2 युक्त, ये एकमात्र ऐसे। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण थे, दोनों हमने देखे यहाँ पर कि इनमें ब्लड कैसा पाया जाता है, क्या चीज होती है। अब जब आप ऐसे करके देखते हो ना, तो गहराई में जो दिखाई देगी वो विन होगी, है ना, ऊपर की ओर पर जो दिखाई देती है वो शिराएं होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली कट लगे तो सबसे पहले धमनी डैमेज नहीं हो, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरी बात, धमनी में किसी प्रकार के कोई वाल्व नहीं पाए जाते, ब्लड रिवर्स भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें पाए जाते हैं भैया अशुद्ध रक्त रिटर्न नहीं आना चाहिए, तो इनमें कपाट नहीं पाए जाते। आप अगर हिंदी थोड़ी बहुत अच्छी जानते होंगे तो कपाट का मतलब द्वार होता है, आप जानते होंगे। वॉल्व नॉट फाउंड, और इनमें कपाट पाए जाते हैं। वॉल्व का ये काम होता है कि वो ब्लड को रिटर्न नहीं जाने देगा पीछे, जो शिराओं में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्प्योर ब्लड है, इसको प्योर करने की आवश्यकता है, रिटर्न जाएगा तो उस अंग में करेगा क्या, है ना, इसलिए भैया सिंपल सी बात है। चलिए, ठीक। धमनियां जो होती है इनकी दीवार मोटी होती है, क्या बोलते हैं मोटी को इंग्लिश में? ठीक है, थिक वॉल, यही बोलेंगे ना। और थिन पतली को बोलेंगे, तो भैया थिन इनकी पाई जाती है। तो इनकी पतली दीवार होती है। ठीक है, सिंपल सी। अब कोई ऐसे विशेष बिंदु बच नहीं रहे, छोटे छोटे बच रहे हैं। कभी हमसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर का मापन काई से करते हैं, धमनी या शिरा से? तो रक्त दाब मापन, ब्लड प्रेशर मेजर्ड जो किया जाता है वो धमनियों से किया जाता है। इसी तरह से जो हमारी विन होती है, इससे जो ब्लड डोनेट जब भी करते हैं तो ये वाला ब्लड निकलता है। मतलब कहने का मतलब ये है, रक्तदान करते हैं तो धमनी में से नहीं, शिराओं में से खून निकाला जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ब्लड दान करना है इसमें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसका फेफड़ा खराब थोड़ी हुआ है, जिस व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है उसमें भैया उसका फेफड़ा प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें कमी सिर्फ खून की हुई है, खून चढ़ा देंगे हम। ठीक है, आइए।
सबसे बड़ी धमनी, बिगेस्ट आर्टरी कौन सी है पूरे शरीर की? महाधमनी, एओर्टा। और सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो भैया सिंपल सी बात है ना। सबसे बड़ी धमनियों में महाधमनी आती है जो हृदय से निकल रही होती है, और सबसे बड़ी शिराओं में जो आती है वो महाशिरा होती है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एओर्टा थी, ये वेनकेवा हो जाएगी, महाशिरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महाशिरा हो जाएगी। इसी के साथ हमारा धमनी शिरा वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कोई बिंदु विशेष है भी नहीं जो एग्जाम में आते हो, और तुलनात्मक रूप से हमने सारे पढ़ लिए। अब बात उसकी करते हैं जो कभी नहीं थकता, बात उसकी करते हैं जो जीवन पर्यंत काम करता है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ये झूठ बोलते हैं सामने वाले से। ये बोलते हैं कि मेरा दिल तुम्हारे पास है, या तो वो आदमी मर गया है, ठीक है, 100%, तभी उसका दिल उसके पास हो सकता है क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ होगा। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो हम बात करने वाले हैं हार्ट की, हृदय की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, हार्ट की या हृदय की? हाँ। एक बच्चा कह रहा है यदि विन से ब्लड दिया जाता है तो प्योर ब्लड कैसे होता है? भैया जी मैंने आपको यही तो कहा, जिस व्यक्ति को आप ब्लड चढ़ा रहे हैं उसके फेफड़े खराब थोड़ी हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ से नस में से खून निकाला जा रहा है, प्योर ब्लड, है ना। तो ऐसी स्थिति में धमनी में से निकाल रहे हैं, आप समझना। और ब्लड डोनेट की प्रोसेस कम से कम 2 3 4 मिनट तो चलेगी। ऐसा थोड़ी है कि भैया लगाया और निकल गया, कि हाँ सर। उस स्थिति में यदि धमनी में लगा दिया और मेन धमनी से कनेक्ट कर दिया, तो इस वाले हिस्से की क्या हो गई, वही सप्लाई कट गई, क्योंकि वो तो सारा ब्लड कौन ले रहा है, उस थैली में जा रहा है, ब्लड बैग के अंदर। यहाँ सर बात सही है। अब ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं, फॉर द एग्जाम्पल ब्रेन। ब्रेन को मात्र 10 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, कितने सेकंड की, 10 सेकंड। मात्र 10 सेकंड के लिए आप ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो ब्रेन की, है ना। मैं सांस बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, सांस लेना छोड़ना 5 मिनट तक रोक सकते हो। ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन ब्रेन यदि मात्र कितनी देर नहीं ले पाए, 10 सेकेंड, तुरंत मेमोरी लॉस हो जाएगा। पता चले थे, है ना, गए थे क्या करने, भाई साहब कमीज सिलवाने, और पजामा फड़वा के आ गए, तो वो वाली बात हो जाती है। ब्लड डोनेट करने गए थे और खुद की अर्थी उठवा के आ गए। तो इसलिए वीन से निकाला जाता है कि वो जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है वो कहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका कोई ऑर्गन इम्पैक्ट ना हो जाए, प्रभावित न हो जाए, है ना, इसलिए विन में से निकाला जाता है। और जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके फेफड़ों ने काम करना बंद नहीं किया है, उसके फेफड़े या लंग्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाएगा विन के थ्रू, और वो विन के माध्यम से वापस हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट उसमें ऑक्सीजन मिला देगा, वो शुद्ध हो जाएगा। यहाँ प्योर इम्प्योर का मतलब ये नहीं होता है कि ब्लड फेंक दिया जाए। यहाँ प्योर इम्प्योर का मतलब ये है कि ब्लड में ऑक्सीजन है तो उसे प्योर की मान्यता दे देते हैं, नहीं है तो उसे इम्प्योर की मान्यता दे देते हैं। सिंपल सी बात है।
तो वो जो बीमार व्यक्ति है उसको जब वो ब्लड चढ़ाया जाएगा तो वो उसके हार्ट से जब फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा, तो लंग्स ऑलरेडी ऑक्सीजन उसमें मिला देंगे, और मिला देंगे तो वो वापस आ जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर, है ना। जब हमारा हमारा माइंडसेट ये होता है वो तो बीमार है, उसको तो बिना ऑक्सीजन का चढ़ा दोगे तो क्या ही मतलब है। अरे भैया आप सोचिए, खून की कमी हुई है, फेफड़ों की नहीं हुई है, ठीक है। उम्मीद है अब शायद मेरी बात आपको समझ में आए कि सर फिर भी यदि सांस लेने में तो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है, 100% ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन ही जाएगी तो फेफड़े ऑक्सीजन इजीली ले पाएंगे, और ऑक्सीजन फिर उसमें मिल जाएगी ब्लड के अंदर। तो डॉक्टर के पास उसके कई विकल्प हैं, लेकिन जो डोनेट करने आया है पता चले उसकी फाइल निपट गई तो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ब्लड होता है। हालांकि ब्लड चढ़ाने से पहले रक्त की जांच की जाती है ना, कि भैया इस व्यक्ति कोई एड्स पॉजिटिव तो नहीं है, ये तो नहीं है ना, व्यक्ति ड्रिंक वगैरह किया हुआ तो नहीं था, है ना। कभी भी 24 घंटे, है ना, कम से कम जिसने ड्रिंक किए जिसको 24 घंटे हो जाते हैं उसका ब्लड कभी नहीं लिया जाता। हाँ, वो झूठ बोल कर देते वो एक अलग बात है, लेकिन जब टेस्ट वगैरह होते हैं तो पकड़ में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 24 आवर, है ना। तो एक तो उनका नहीं लिया जाता, ये सिंपल से फंडे हैं, साधारण सी चीजें होती हैं कि हमें पता होना चाहिए। ये दैनिक जीवन में भी कभी भगवान न करे कभी ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। मैं तो एक सिंपल सा बात कहता हूँ आपको, इन चीजों के बारे में हमारे थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। जैसे हार्ट, इस हार्ट की यदि मैं बात करूं तो पहला बिंदु, हृदय की स्टडी या अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? ठीक है। नंबर 2, भैया इनका वेट या वजन क्या होता है? ठीक है। नंबर 3, लोकेशन कह लीजिए, स्थिति कह लीजिए, ये हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहली चीज, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। आर्टरी या वेन किस में चढ़ाया जाता है? मोस्ट प्रोबेबल आर्टरी में ही वापस से ब्लड को कनेक्ट किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, ब्लड इम्प्योर है तो वो आर्टरी के थ्रू ही कनेक्ट करवाया जाता है ना। किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। क्योंकि यदि हमने इम्प्योर ब्लड निकाला है तो वो इम्प्योर में ही मिलेगा, है ना। क्योंकि हम है ना, सिंपल सी बात है, तो आर्टरी से हम विन से निकाल रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने आर्टरी बोल दिया, तो विन में ही चढ़ाया जाता है, शिराओं से निकाला जाता है, शिराओं में ही चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, हालांकि वहां से प्रश्न नहीं आते। कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? हृदय विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय लगभग कितने वजन लिए होता है? तो 300 ग्राम, 300 ग्राम के आसपास हृदय का वजन होता है। और लोकेशन कहाँ होती है? इस एरिया को कहा जाता है वक्ष गुहा। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम आपको ये चीजें बता रहे होते हैं, पेपर में तो आती नहीं है, लेकिन कभी कभी इनके एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एक बार कहा था कि जो हैवी ड्रग वाले इंजेक्शन होते हैं वो मसल में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार एक डॉक्टर, है ना, किस्सा बता रहा हूँ, ऑफलाइन की बात है। तो एक डॉक्टर इंजेक्शन, ये हैवी इंजेक्शन है, तो हमारे सर ने दिया पढ़ाया था कि भैया ये मसल में लगते हैं, मतलब कूल्हे पे मसल ज़्यादा होता है तो यहाँ लगाओ, हाथ में क्यों लगा रहे हो? कहते नहीं ये वाला हाथ में लगेगा। तो बच्चा उस चीज़ को, ये वाला हाथ में क्यों लगेगा, वहीं लगेगा, फिर वो बहस करने लग गए। तो इसलिए क्या होता है, हम इन चीज़ों को लिमिटेड बोलते हैं कि भैया इतना ही आप समझें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो लगभग आप कितना याद रखेंगे? 300 ग्राम। कहीं पर आपको 350 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको 250 भी मिलेगा। हम उन दोनों के बीच की वैल्यू लेके चलते हैं, अप्रोक्स कितनी लेके चलते हैं? लगभग 300 ग्राम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 300 ग्राम के आसपास हमारा क्या होता है? हृदय होता है। और हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय कहाँ पाया जाता है? इस हिस्से को वक्ष गुहा या थोरेसिस कैविटी कहा जाता है।
अब हमारा हृदय जो होता है, इसकी सबसे मेन विशेषता ये होती है कि इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो कौन सी मेम्ब्रेन या कौन सी झिल्ली हृदय के चारों ओर होती है? तो हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली उस झिल्ली का क्या नाम था? तो भाई सिंपल सी बात है ना। पेरी वर्ड कॉमन होता है हमारी मेम्ब्रेन्स में, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया हमने। तो इसी तरह से यहाँ पर कार्डियोलॉजी से हो जाएगा कार्डियम पेरिकार्डियल, है ना। कुछ कार्डियल कहते हैं, कुछ कार्डियम कहते हैं, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन लिख लीजिए। तो हृदय के चारों ओर जिस झिल्ली का आवरण होता है जो हृदय की सुरक्षा करती है, वो पेरिकार्डियल झिल्ली होती है। अब हृदय की संरचना कैसी होती है, हृदय का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हृदय दिखता कैसा है? तो इसके तो कई जवाब होते हैं। सबसे पहला जवाब होता है मांसल। मस्क्यूलर। कैसा होता है? मांसल मस्क्यूलर होता है। दूसरा होता है बंद मुट्ठी के समान। आप जैसे हाथ की ये मुट्ठियां बंद कर लेते हो ना, बिल्कुल ऐसे बंद मुट्ठी के समान। तो बंद मुट्ठी के समान भाई क्लोज्ड फिच के समान दिखाई देता है। तो बंद मुट्ठी के समान या क्लोज्ड फिच के समान दिखाई देता है ना। थोरेसिस कैविटी ये वाला हिस्सा होता है। थोरेसिस कैविटी में भी कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। तो वक्ष गुहा में लेफ्ट साइड, ये भी लिख लो थोड़ा सा। बाईं ओर कहाँ पर पाया जाता है? बाईं ओर लेफ्ट साइड। गुड। चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ये हमने ह्यूमन हृदय के बारे में भी कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे। जब हम हृदय को पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि हृदय में कक्षकों की संख्या होती है, हार्ट में चेंबर इन हार्ट होते हैं, कक्षक की संख्या होती है। तो वो कितनी होती है, क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। हृदय में कक्ष की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? देखो, जितनी भी मछलियां हैं, जितनी भी फिश हैं, उनके अंदर कितना पाया जाए? तो मछलियां जितनी भी है उनके हार्ट में दो ही चेंबर होते हैं। जितनी भी फिश है, जितनी भी मछलियां हैं, इनके हार्ट में कितने होते हैं? तो मछलियों के अंदर याद रखिएगा, 2 चेंबर या कक्ष होते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, एक तो आलिंद हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? निलय हो जाएगा। तो आलिंद और निलय, ठीक है, तो ये एक एक पाए जाते हैं, है ना। और क्योंकि एक आलिंद एक निलय होता है, इसलिए मछलियों के हृदय में शुद्ध अशुद्ध रक्त का कोई विशेष
है ना, प्रक्रम नहीं रह जाता। इसलिए इनमें एकल रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है, एकल रक्त परिवहन तंत्र। और मछलियों का जो हार्ट होता है, इनके हार्ट को वीनस हृदय भी कहते हैं। और इनके शरीर में इसीलिए इम्प्योर ब्लड या मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त रहता है। ये सर ऐसा क्यों? जब भैया एक ही आलिंद है, एक ही लय है, तो एक में से घुसेगा, एक में से निकलेगा, यही चीज होगी। आपकी उम्र क्या है? 30 साल, है ना? इस मई में 30 कंप्लीट होकर के 31 हो जाऊंगा। चलिए, ये चीज ध्यान रखिए। उम्र के मायनों से क्या होता है? कुछ होता है उम्र से? कुछ नहीं होता। वो छोटा सा बच्चा जब छोटू किसी दुकान पे काम कर रहा होता है ना, वो उसी दिन बड़ा हो जाता है जिस दिन वो पहली बार किसी दुकान पे काम करने गया। हालांकि बाल मजदूरी प्रतिबंधित है इस देश के अंदर, लेकिन वो बच्चा कोई शौक में तो नहीं गया, घर के हालातों में गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हृदय में कक्ष की संख्या, चैम्बर इन हार्ट की बात करते हैं। अब 3 चैम्बर किस में पाए जाते हैं? अब 3 चैम्बर जब भी होंगे तो उसमें तो 2 आलिंद, एट्रियम, और एक निलय। वेंट्रिकल होता है। जैसे जितने भी उभयचर हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे मेंढक हो गया, एक हरे कलर का मेंढक होता है, उसका नाम होता है हाइला। एक छिपकली जैसा होता है, छिपकली नहीं है ना, सेला मेंढक। इन सब के अंदर 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 3 चैम्बर। और 3 चैम्बर किस में पाए जाते हैं? और 3 चैम्बर होते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में कौन कौन आता है भैया? एग्जाम्पल के तौर पर याद रखो, सांप, छिपकली, कछुआ। लेकिन इसमें होता है एक्सेप्शन या अपवाद। और ये अपवाद पेपर में बहुत आता है। मगरमच्छ, इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो वो कौन सा सरीसृप या रेप्टाइल है जिसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं, फिश के अंदर क्लोज्ड नहीं होता। हाँ, फिश के अंदर क्लोज्ड ही होता है, ओपन नहीं होता है। ठीक है, कुछ हद तक फिश के अंदर नलिकाएं अच्छे से विकसित होती हैं, तो पाया जाता है। अब 4 वाले बच रहे हैं और इंसान बच रहे हैं। अब 4 वाले बच रहे हैं। पक्षियों में हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इंसानों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
ठीक है, तो बाकी की चर्चाएं। अब आज क्या वार है? ठीक है, 6 तारीख है। और शायद शुक्रवार है। कल शनिवार को क्लास होगी नहीं, क्योंकि ड्यू टू मैराथन, मेरी मैराथन से। और सैटरडे संडे वैसे भी क्लास नहीं होती, 2 दिन रिवीजन करिएगा, मंडे को मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।